दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक पोएम को जिसका नाम है माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचेस को दोस्तों रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। इस वीडियो में दोस्तों हम इसके की फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसकी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये पोएम जो है थोड़ी सी लंबी है, इसीलिए मैं इसको दो पार्ट्स में लेकर आऊंगा और ये जो है दोस्तों इसका पहला पार्ट है। दोस्तों की फैक्ट्स को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दोस्तों आते हैं और इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है दोस्तों और बहुत ही बढ़िया पोएम है, तो मज़ा आएगा दोस्तों इस पोएम को पढ़ने में। शुरू करते हैं इसके की फैक्ट से। सबसे पहला की फैक्ट जो है दोस्तों इसका, माई लास्ट डचेस इज ए पोएम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। दोस्तों डचेस का मतलब क्या होता है? रानी। एक ड्यूक है, ड्यूको फरेरा। फरेरा जो है दोस्तों वो क्या है? इटली का एक शहर है, उसकी डचेस की बात हो रही है, उसकी पिछली पत्नी की, उसकी पिछली रानी की बात हो रही है, जो एक पोएम का नाम है। और किसने लिखी है ये पोएम? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने दोस्तों लिखी है। अगला की फैक्ट है दोस्तों, इट इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? जिसमें एक सिंगल स्पीकर अपनी स्पीच देता है, ठीक है। उस पोएम के अंदर दोस्तों कोई लिसनर तो हो सकता है, लेकिन लिसनर एज ए लिसनर ही रहता है, वो जो है कभी बोलता नहीं है। इसमें सिर्फ एक सिंगल स्पीकर होता है, वही अपनी बात को कहता रहता है। जैसे कि माई लास्ट डचेस के अंदर दोस्तों ड्यूको फरेरा है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द वन हु इज कॉल्ड फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। दोस्तों रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं ये फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहे जाते हैं। दोस्तों ड्रामेटिक मोनोलॉग का बेस्ट एग्जाम्पल जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया जो है वो माई लास्ट डचेस ही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के फादर कहे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। इट फर्स्ट अपीयर्ड इन 1842 इन ब्राउनिंग्स ड्रामेटिक लिरिक्स। ये दोस्तों जो पोएम है माई लास्ट डचेस, ये पहली बार कब हमें दिखाई दी थी, कब पब्लिश हुई थी दोस्तों? 1842 में। कहां पर दोस्तों? एक पोएट्री कलेक्शन है, किसके द्वारा लिखा गया? रॉबर्ट ब्राउनिंग के, जिसका नाम है दोस्तों ड्रामेटिक लिरिक्स। इसके अंदर दोस्तों ये पब्लिश हुई थी। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, ये एक कलेक्शन है दोस्तों पोएम्स का। इसके अंदर ही माई लास्ट डचेस पब्लिश हुई थी 1842 में। A major poetic technique Browning uses in My Last Duchess is ekphrasis। देखिए दोस्तों ekphrasis क्या होता है? जब हम किसी भी चीज के ऊपर बने हुए कोई चित्र को एक्सप्लेन करते हैं, जब कोई राइटर किसी भी चीज के ऊपर बने हुए चित्र को एक्सप्लेन करता है, डिटेल में हम लोगों को समझाता है, उसके ऊपर कोई पोएम लिखता है, तो उस पोएटिक टेक्निक को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? एक्फ्रासिस बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक पोएम पढ़ाई थी ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, उसमें जॉन कीट्स ने अर्न के ऊपर यानी कलश के ऊपर बनी हुई पिक्चर्स को एक्सप्लेन किया है। उसी तरह से माई लास्ट डचेस जो है दोस्तों ये पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई। इसमें दोस्तों रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक पिक्चर को एक्सप्लेन किया है कि जो पिक्चर है वो कैसी दिखाई दे रही है और जो इस डचेस के अंदर क्वालिटी है वो क्वालिटी अभी इस पिक्चर के अंदर भी दिखाई दे रही हैं और ये पिक्चर ऐसी लग रही है जैसे ये डचेस अभी जिंदा हो। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। डचेस मीन द वाइफ और द विडो ऑफ ए ड्यूक। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डचेस का मतलब क्या है? रानी होता है। अब ये किसी राजा की पत्नी हो सकती है या किसी राजा के मरने के बाद जो विडोड होती है वो हो सकती है, मतलब राजा की विधवा। डचेस का मतलब मेनली दोस्तों क्या होता है? रानी। अब जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने माई लास्ट डचेस पोएम को लिखा है दोस्तों ये एक रियलिटी पर बेस्ड है। ये किस पर आधारित है ये आपको इन लाइनों में पता चलेगा। दोस्तों ये रियलिटी पर बेस्ड है और कहाँ की ये सच्चाई है दोस्तों? एक ड्यूक थे, कहाँ के? फरेरा के। फरेरा क्या है दोस्तों? ये इटली का एक शहर है, वहां के एक राजा थे जिनका नाम क्या है दोस्तों? अल्फोंसो सेकंड था। इनकी पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? लुक्रीजिया डी है। जब अल्फोंसो की शादी इस लुक्रीजिया से हुई थी तो ये मात्र दोस्तों लुक्रीजिया जो है 14 साल की थी
और जो ड्यूक हैं मतलब अल्फोंसो हैं ये 25 साल के थे। लेकिन दोस्तों ये लुक्रीजिया जो है बड़ी ही सीधी और उदार लड़की है और इन अल्फोंसो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसीलिए दोस्तों शादी के सिर्फ 3 साल बाद ही ये अल्फोंसो अपनी पत्नी लुक्रीजिया को मरवा देते हैं। तो दोस्तों ये सारी स्टोरी जो है, ये सारी कहानी जो है और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने माय लास्ट डचेस में हम लोगों को बताई है। दोस्तों शुरू करने से पहले जो ये माय लास्ट डचेस है, मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड या फिर कहो तो इंट्रोडक्शन बता देता हूं। इसमें दोस्तों आपको ड्यूको फरेरा देखने के लिए मिलेगा, जो हमारी कहानी का कौन है, स्पीकर है, जो पूरी की पूरी पोयम को दोस्तों हमें बताएगा। इसके अलावा दोस्तों इनके बराबर में जो एक राज्य है, पड़ोस का जो राज्य है, उसके काउंट मतलब वहां के राजा चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी, ये काउंट चाहते हैं उनकी बेटी की शादी इस ड्यूको फरेरा से हो जाए, क्योंकि इनकी जो पहली पत्नी है ड्यूको फरेरा की वो मर चुकी है। अब ये किसी को नहीं पता है कि ये ड्यूको फरेरा ने ही उसको मरवाया है। बाकी अगर किसी को पता भी चल जाएगा तो ये राजा है, इसका कोई क्या बिगाड़ लेगा, ठीक है। अब ये काउंट क्या चाहते हैं कि इनकी बेटी की शादी इस ड्यूक ऑफ फरेरा से हो जाए, इसीलिए ये एक मैसेंजर को भेजते हैं दोस्तों, किसके पास, इस ड्यूक के पास भेजते हैं, ठीक है। तो ये प्रस्ताव लेकर आता है किसका, शादी का। तो ये दोस्तों जो भी है, मतलब जो कहानी है, जो हमारी पोयम है, वो इन दोनों के बीच में ही रहेगी। किसके बीच में दोस्तों, ड्यूको फरेरा के बीच में और मैसेंजर के बीच में। ये मैसेंजर जो है दोस्तों इस कहानी में लिसनर है और ड्यूको फरेरा जो है दोस्तों ये स्पीकर है, जिसकी वजह से ये कहानी जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग बन गई है। दोस्तों जब ये मैसेंजर इस ड्यूक के पास पहुंच जाता है तो ये क्या करता है, ड्यूक इसे चलते चलते बात करता है और ये चलते चलते दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। कहां पर दोस्तों, इस ड्यूक के महल में फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इस ड्यूक ऑफ फरेरा की प्राइवेट गैलरी है, जहां पर इसकी सारी पिक्चर्स रखी हुई होती हैं। वहां पर ये पिक्चर दिखाता है किसकी, अपनी लास्ट डचेस की। लास्ट डचेस की पिक्चर को किसे दिखाता है दोस्तों, इस मैसेंजर को, और यही हमारी पोयम है। तो शुरू करते हैं दोस्तों इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से। देखिए दोस्तों इसके अंदर जो पोर्ट्रेट है, जो डचेस का पोर्ट्रेट है, वो कंप्लीट पोर्ट्रेट है, सर से लेकर पांव तक पोर्ट्रेट है। मुझे ऐसी कोई पिक्चर नहीं मिली थी जो मैं आपको दिखा सकूं, तो ये हाफ पिक्चर ही मैंने यहां पर ले ली है दोस्तों, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। जब दोस्तों ड्यूक इस मैसेंजर को उस पोर्ट्रेट को दिखाता है तो वो बोलता है, दैट इज माई लास्ट डचेस पेंटिंग ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। यहां पर वो कहता है कि देखो ये जो पेंटिंग है ये मेरी लास्ट डचेस की है, ये मेरी पिछली रानी की है, और वो ऐसी लग रही है, कैसी लग रही है, मानो वो अभी भी कैसी हो, जिंदा हो, अभी भी वो जीवित लग रही है। आई कॉल दैट पीस ए वंडर नाउ। और जो ये पोर्ट्रेट है मैं उसे बड़ा ही आश्चर्य का एक वर्क मानता हूं, एक आश्चर्य से भरी हुई तस्वीर मानता हूं, क्योंकि ये मरने के बाद भी मेरी वाइफ इस तस्वीर में कैसी लगती है, जैसे वो जीवित हो। फ्रा पेंडल्फ हैंड्स वर्क बिजीली ए डे। दोस्तों ये एक इमेजिनरी आर्टिस्ट है, मतलब एक काल्पनिक आर्टिस्ट है। यदि एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि जो फ्रा पेंडल्फ है ये कहाँ का आर्टिस्ट है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं ये एक इमेजिनरी आर्टिस्ट है, मतलब काल्पनिक आर्टिस्ट है। इसने एक दिन पूरा काम किया, इसे इस पेंटिंग को, इतनी सुंदर पेंटिंग को बनाने में पूरा दिन लग गया। एंड देयर सी स्टैंड्स, और उसके पूरे दिन के खर्च होने के बाद, पूरा दिन लगने के बाद अब ये पेंटिंग बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है। इसी वजह से ये इस दीवार पर अब है। विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। वो अब जो ड्यूक है उस मैसेंजर से बैठने के लिए कहता है और कहता है कि तुम बैठो और इस पिक्चर को ध्यान से देखो। दोस्तों इसमें यहां पर प्लीज शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये इससे निवेदन करता है मैसेंजर से बैठने के लिए, लेकिन इसने निवेदन नहीं किया है, ये एक तरह से उसको कमांड दे रहा है, मतलब आदेश दे रहा है बैठने का।
तो दोस्तों पहला स्टेंजा यहां पर खत्म होता है। आई सेड फ्रा पेंडल्फ बाय डिजाइन, मैंने कहा, मतलब ड्यूक ने कहा किससे, मैसेंजर से, कि इस पोर्ट्रेट को किसने डिजाइन किया है, फ्रा पेंडल्फ ने डिजाइन किया है। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटिनेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्निस्ट ग्लैंस। देखिए दोस्तों, यहां पर वो ड्यूक इस मैसेंजर से कहते हैं कि तुम्हारी तरह स्ट्रेंजर्स, मतलब तुम्हारी तरह कोई भी अजनबी आदमी जब इस पिक्चर को पहली बार देखता है तो वो सोचता है कि इतने डीप एक्सप्रेशंस जो हैं इस डचेस के चेहरे पर, इस जो पोर्ट्रेट बनी हुई है वो आए कहां से, कैसे उसने फ्रा पेंडल्फ ने इसको बनाया होगा। जो भी इसको पहली बार देखता है वो यही सोचता है कि इस पिक्चर के बीच में और जो कलाकार है जिसने इस पिक्चर को बनाया है, इन दोनों के बीच में गहरा संबंध रहा होगा। मतलब जो डचेस है उस डचेस के बीच में और कलाकार के बीच में गहरा संबंध होगा, जिसकी वजह से उसने उसके चेहरे को बिल्कुल इस तरह से बनाया है कि वो जीती जागती तस्वीर हो। बट टू माई सेल्फ दे टर्न, और जब उनके दिमाग में ये बात आती है कि उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये बात पूछने के लिए वो मेरी तरफ मुड़ते हैं। यहां से लेके दोस्तों ये ब्रैकेट वाली जो लाइन है मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। जब वो मेरी तरफ मुड़ते हैं, एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, और ऐसा लगता है कि वो मुझसे पूछ ही लेंगे, इफ दे डेयर्स, बट उनकी हिम्मत जो है ना वो नहीं होती कि वो मुझसे पूछ पाए क्या, इस पेंटिंग जो डचेस है, जो रानी है मेरी, उसके बीच का संबंध, जो कलाकार से संबंध है, उस संबंध को पूछ पाए। हाउ सच ए ग्लैंस केम देयर, कि इनके चेहरे पर जो ये ग्लैंस है, मतलब लाली है, वो कैसे आई, ये कैसे उसने बना दिया। सो नोट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, और तुम, इस मैसेंजर से कहता है ड्यूक कि तुम ऐसे पहले नहीं हो जो ये बात मुझसे पूछना चाहते हो। ऐसा पहले भी जिन लोगों ने इस तस्वीर को देखा है वो भी मुझसे ऐसा ही पूछना चाहते थे, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम भी मुझसे ऐसा पूछना चाहते हो, लेकिन पूछ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। अब मैं आपको दोस्तों ये ब्रैकेट वाली लाइन का मतलब बता देता हूं। सिंस नन पुट बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, इस लाइन का मतलब है कि यहां पर दोस्तों ड्यूक इस मैसेंजर से कहते हैं कि इस पोर्ट्रेट को मैं एक पर्दे से ढककर रखता हूं, एक कर्टेन से ढककर रखता हूं, जिसे हटाने की इजाजत मेरे अलावा किसी को भी नहीं है। यदि कोई और इसे हटाता है तो मेरी परमिशन लेता है फिर इसे हटाता है, लेकिन इस पर्दे को मैंने तुम्हारे लिए हटा दिया है, जिसकी वजह से तुम इस पोर्ट्रेट को देख पा रहे हो। और मैं इस पोर्ट्रेट को इसीलिए किसी को नहीं दिखाता क्योंकि वो सोचते हैं कि इस चित्रकार के बीच में और मेरी वाइफ के बीच में कोई ना कोई संबंध रहा होगा। सर, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली कोल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक। वो कहता है कि तुम जो ये चेहरे पर, इस डचेस के चेहरे पर जो गालों पर जो लाली है, जो जॉय, स्पॉट ऑफ जॉय है, वो उसके हस्बैंड की वजह से नहीं आए होंगे। जब चित्रकार उस पेंटिंग को बना रहा होगा तो वो उसके सामने खड़ी होगी, और मैं जब उसके सामने आ गया था तो उसके चेहरे पर ये स्पॉट ऑफ जॉय इसलिए नहीं आए होंगे कि मैं भी उसे देख रहा हूं। परहैप्स, शायद, फ्रा पेंडल्फ चांस टू से, शायद फ्रा पेंडल्फ जो है, जो आर्टिस्ट है, उसको चांस मिला होगा कुछ कहने का, उसने कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट दिया होगा मेरी वाइफ को। हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिच टू मच, उसने कहा होगा कि तुम्हारा जो सॉल है, जो स्कार्फ है, उसने लैप्स का मतलब है कवर कर लिया है, ओवर माई लेडीज रिच टू मच, उसने मेरी वाइफ के जो रिस्ट हैं, कलाइयां हैं, उन्हें पूरी तरह से ढक लिया होगा। और पेंट मच नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फिलस दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, और उसके गले पर जो लाली है उसकी तारीफ उस चित्रकार ने की होगी कि तुम्हारे गले पर जो लाली है उसको मेरा पेंट जो है, मेरा ब्रश जो है, वो
रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको किसी तस्वीर में जो है नहीं बना सकता, उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। सच स्टफ वाज कर्टसी, और ये जो बात उसने कही होगी, किसने दोस्तों, ये बात कही है किसने, चित्रकार ने, और उसने चित्रकार ने जो बात कही होगी ये शिष्टाचार से कही होगी। शी थॉट एंड कोज एनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और सिर्फ इतनी सी तुच्छ बात ही, जो उसके छोटे छोटे से कॉम्प्लीमेंट थे, वही उसके लिए दोस्तों क्या बन गए होंगे, ये कारण बन गए होंगे उसके चेहरे पर जो स्पॉट ऑफ जॉय हैं, मतलब लाली जो आ रही है उसके चेहरे पर, ये छोटी सी तारीफ ही बन गई होगी, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों से क्या हो जाती थी, खुश हो जाती थी। अगला स्टैंजा है दोस्तों, ए हर्ट हाउ शैल आई से, उसका जो दिल था वो कैसा था मैं तुम्हें कैसे बताऊं। टू सून मेड ग्लैड, वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाती थी, ग्लैड का मतलब है दोस्तों खुश हो जाती थी, वो बहुत ही जल्दी खुश हो जाती थी। टू इजीली इम्प्रेस्ड, और बहुत ही जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी, प्रभावित हो जाती थी। सी लाइक्ड वॉट एवर सी लुक्ड ऑन, और हर एक चीज को वो पसंद करती थी, जो भी चीज वो देखती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और जो भी या फिर जिस किसी को भी वो देखती थी उस चीज को वो पसंद करने लगती थी। सर इट वॉज ऑल वन, और उसके लिए हर एक चीज क्या रखती थी, बराबरी की वैल्यू रखती थी, कोई भी चीज उसके लिए कम या ज्यादा नहीं थी, सभी चीजों को वो इक्वल वैल्यू देती थी। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, यहां पर दोस्तों फेवर का मतलब है ऑर्नामेंट, या फिर कह दें तो ज्वेलरी। जो भी ज्वेलरी राजा अपनी वाइफ को देते थे, डचेस को देते थे, वो उसे अपने गले में पहनती थी, और उससे जो खुशी मिलती थी, जो ज्वेलरी पहनने के बाद उसे खुशी मिलती थी, वो खुशी उसे बाकी चीजों से भी मिलती थी। किस तरह की चीजों से, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, डूबते हुए सूरज से भी उसे इतनी ही खुशी मिलती थी जितनी मेरे द्वारा दिए गए उपहारों से उसे खुशी मिलती थी। द बो ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, और इतनी ही खुशी उसे मिलती थी कि कोई अजनबी उसके लिए क्या लाकर दे दे, कोई चेरीज का गुच्छा बगीचे से तोड़कर लाकर उसे देते तो उसे उतनी ही खुशी मिलती थी जितनी मेरे द्वारा दिए गए उपहारों से मिलती थी। द वाइट म्यूल सी रोड विद राउंड द टेरेस, और एक छोटा सा घोड़ा, जिसे हम दोस्तों म्यूल मतलब खच्चर भी कह सकते हैं, उस पर बैठकर वो टेरेस पर मतलब छत पर घूमती थी, उससे भी उसे इतनी ही खुशी मिलती थी जितनी मेरे द्वारा दिए गए उपहारों से मिलती थी। मतलब जो मैं गिफ्ट उसे देता था उनसे उसे इतनी ही खुशी मिलती थी जितनी बाकी चीजों से भी मिल जाती थी, तो मेरी चीज की वैल्यू ही कहां रह गई। All and each would draw from her alike the approving speech or blush at least, जो भी चीज उसको दी जाती थी वो हर एक चीज के लिए क्या करती थी, एक छोटी सी स्पीच दे देती थी, एक छोटे से शब्द में ही उसको खत्म कर देती थी। बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करती थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कोई गिफ्ट ला कर दिया है तो मैं उसकी तारीफ करूं, तो वो छोटी सी कोई स्पीच दे देती थी, दो चार वर्ड बोल देती थी, शब्द बोल देती थी, और ब्लश या फिर हल्का फुल्का मुस्कुरात कर ही वो काम चला लेती थी। तो दोस्तों ये यहाँ पर पहला पार्ट हमारा खत्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।